Morning class, I am your SST teacher of class 8th. Today we will do the explanation of part A. जो मैंने कल आपको पार्ट ए रीड कराया था, आज हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर. तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, तो पहले हम यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन पूरा कर लेते हैं, फिर आगे से हम एक्सप्लेनेशन प्लस रीडिंग एक साथ करेंगे, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो हमारा. पीए आने को है बहुत जल्दी. सो सेकेंड इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर्स. एस्टेब्लिशमेंट मतलब जब वो सारी कंपनी पावर्स यहाँ बस गई. एस्टेब्लिशमेंट मतलब बस जाना. तो पढ़ते हैं हम. बीइंग अ वेरी पावरफुल मुगल एम्परर, औरंगजेब established could control over a vast part of the territory which we known today as India. औरंगजेब कौन था? लास्ट मुगल एम्परर था, और वो कौन था? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और उसका जो अपनी टेरिटरी पे था वो अच्छा कंट्रोल था, और वो जो टेरिटरी है वो आज क्या है? इंडिया हमारी. आफ्टर हिज डेथ, जब उसकी डेथ हो गई 1701 में, नो मुगल एम्परर कोड प्रूव टू बी सो पावरफुल. उसके बाद कोई भी मुगल एम्परर इतना पावरफुल नहीं आया, इसीलिए लास्ट मुगल एम्परर किसे माने जाते हैं? औरंगजेब को. टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस, मोस्ट ऑफ देयर गवर्नर्स एंड पावरफुल जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड स्टेब्लिश रीजनल किंगडम. अब उसके साथ जो ज़मींदार, जो पावरफुल गवर्नर्स रहते थे, ज़मींदार रहते थे, वो उसके पास उनके आइडिया आ गए. औरंगजेब के आइडिया आ गए ना, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए, अपनी खुद के किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. और यही पावरफुल जो रीजनल किंगडम्स है अलग अलग पार्ट के इंडिया में बट गए. इवन दिल्ली कुड नो लॉन्गर रिमेन एन इफेक्टिव सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जहाँ तक कि जो दिल्ली है, मतलब दिल्ली है, उसमें भी अब ज़्यादा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं था, क्योंकि सारे जो किंगडम्स थे वो अपने अपने रीजन के लिए ले गए चुरा के. दिस इज अ पिक्चर ऑफ बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन. ओके. Now, however, India had commercial contacts with European countries from time immemorial, but with the arrival of Alexander the Great, these relationships became still more intimate. जब इंडिया के सीधे कमर्शियल कॉन्टैक्ट थे, मतलब पैसे से रिलेटेड या किसी प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो इंडिया के सीधे कहाँ से थे? यूरोपियन कंट्रीज से रिलेशंस थे, कॉन्टैक्ट्स थे फ्रॉम. लेकिन जब टाइम चेंज होता गया, तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, तो उन्होंने जो सारे रिलेशनशिप्स थे वो और भी ज़्यादा अच्छे बना दिए. देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स. उनके आने से क्या हुआ? तो अब वो आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ ऐसा ऐसा इंडिया में, तो वहाँ पे जब उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से क्या आई, हम इंडिया के पास ग्रेट डिमांड्स आई. किस की? सिल्क, स्पाइसेस, मुस्लिन एंड हैंडलूम फैब्रिक्स. ये सब क्या है? फैब्रिक्स हैं, जो कि कहाँ से थे? यूरोप से उनके पास डिमांड आई. तो इंडिया ने एक्सपोर्ट क्या क्या किया? पेपर मतलब काली मिर्च, क्लॉव्स, लौंग, चिलीज क्या होता है? मिर्च, सिनामोन, जिंजर, कोकोनट, शुगर केन, इंडिगो, ये सब उन्होंने क्या किया? एक्सपोर्ट किया. कहाँ? वेस्टर्न कंट्रीज में. ऑल दीज फैक्टर्स अट्रैक्टेड यूरोपियन इन्वेडर्स टू कम टू इंडिया. ये सारे जो फैक्टर्स थे कि इंडिया के पास काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट के लिए है, काफ़ी कुछ धन वन है, तो क्या हुआ? जो यूरोपियन इन्वेडर्स मतलब बाहर के लोग, अजनबी, तो जो यूरोपियन इन्वेडर्स थे वो सीधे इंडिया आए, वो अट्रैक्ट हो गए इंडिया से कि अरे वाह, यहाँ तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसका मतलब अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारे भी मुनाफा होगा. तो इसीलिए क्या हुआ? वो लोग इंडिया आने की सोच बैठे. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट इन इंडिया, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में. तो पोर्टुगल पहले आता है हमारा. पोर्टुगल वॉज द यूरोपियन कंट्री. पोर्टुगल क्या थी? एक यूरोपियन कंट्री थी टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद इंडिया, जो क्या चाहती थी? हम इंडिया के साथ अपना ट्रेडिंग मतलब व्यापार करें. होलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क जॉइंड द रेस फॉर ट्रेड विद इंडिया. होलैंड, इंग्लैंड, ये जो चारों कंट्रीज हैं, इसने इंडिया के साथ व्यापार करने की सोच ली. द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ यूरोप बॉट गुड्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स एंड सोल्ड देम इन द यूरोपियन मार्केट्स एट वेरी हायर प्राइसेस. जो ये ट्रेडिंग कंपनीज थी,
यूरोप की। ये क्या करती थी, इंडिया से तो सस्ता सस्ता माल ले लेती थी और फिर यूरोप में जाके उसे महंगा बेचती थी, जिससे क्या होगा, उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, प्रॉफिट होगा उन्हें। सॉल्ट पीटर वॉज बॉर्न एज इट वॉज नीडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर। एक सॉल्ट पीटर जो है उसे मंगाया गया, जो कि किस में यूज़ होता है, वो गन पाउडर में। इंडिगो वॉज नीडेड फॉर डाइंग क्लॉथ्स। इंडिगो क्या है, एक हमें हिंदी में कहते हैं इंडिगो को नील, तो वो क्या हुआ, वो क्लॉथ्स को बनाने के लिए यूज़ हुआ। कॉटन टेक्सटाइल्स प्रिपेयर्ड ऑन इंडियन हैंडलूम्स वर वेरी पॉपुलर इन यूरोपियन हाई सोसाइटीज। वो जो कॉटन टेक्सटाइल्स मतलब कॉटन के कपड़े थे वो इंडियन हैंडलूम से बनाएगा और कहाँ पॉपुलर होगा, यूरोपियन जो हाई सोसाइटीज़ थी, क्योंकि उन्हें जो बड़े लोग हैं वही खरीद सकते हैं क्योंकि रेट काफ़ी थे उनके। द ब्रिटिश वर एबल टू आउ द फ्रेंच, द डच एंड द स्पेनियर्ड्स एंड द पोर्टुगीज इन कोर्स ऑफ टाइम। जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ को भी भिजवाया। वन बाय वन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेक्स्ट द इंडियन प्रिंसली स्टेट। जो फिर एक एक करके क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया को क्या कर लिया, अनेक्स मतलब हड़प लिया, और एंड अल्टीमेटली बिकम मास्टर्स इन द कंट्री वेयर दे हैड वंस कम टू सीक परमिशन टू ट्रेड। उन्होंने हड़प लिया और क्या किया, वो उस कंट्री के मास्टर बन गए कि अब जो भी होगा ना किंग टाइप बन गए, और फिर उन सब उनके ही राज्य में चलने लग गया। फॉर 200 ईयर 200 साल के लिए द ब्रिटिश रूल्ड ओवर द टेरिटरीज दैट नन कंप्राइज। जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस किस टेरिटरीज पे करेंगे, जो आज क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुर्मा और म्यांमार और श्रीलंका, उन्होंने इस टेरिटरीज पे कब्जा किया। किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नाउ अब डच की बात है, ये किसकी थी, पोर्टुगल की बात थी। अब हम डच की बात करते हैं। द डच इन इंडिया। इन इंडिया द डच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत। जो इंडिया में जो डच हैं, डच क्या है, ये भी एक कास्ट है इन बाहर की, इंडिया में तो नहीं है। ये सब फ्रेंच, डच, ये सब क्या है, लैंग्वेजेस हैं। पोर्टुगल, डच, उसी से क्या बना दिए, लोग बना दिए। तो क्या था, जो डच लोग थे वो कहाँ, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश किए, सूरत में, बरोच में, कॉम्बे एंड अहमदाबाद। ये सब कहाँ है, गुजरात में। कोचिन इन केरला, नगपट्टनम इन मद्रास, मसूलीपट्टनम इन आंध्र, चिंसूरा इन बंगाल, पटना इन बिहार एंड आगरा इन उत्तर प्रदेश। उन्होंने इन सब सेंटर्स पे अपनी ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर दी। दे एक्सपोर्टेड इंडिगो। अब वो क्या क्या एक्सपोर्ट करते, इंडिगो, नील, सिल्क करते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स, सॉल्ट पीटर पता चल गया आपको, वो ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि गन में हम यूज़ करते हैं। एंड ओपियम फ्रॉम इंडिया। ये सब उन्होंने क्या हुआ, ये सब उन्होंने एक्सपोर्ट किया अपने कंट्री में और फिर उसे हाई रेट्स पे बेच दिया। The Dutch power in India was however completely wiped out by Britishers in 18th century. अब जो डच पावर थी इंडिया की, वो पूरी जो मतलब इंडिया थी वो किससे घिर गई थी, और ब्रिटिशर्स से घिर गई थी 18th सेंचुरी तक आते। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द डच strength to the East Indies which had become independent only very recently. जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट था डच का वो क्या था, ईस्ट इंडीज़ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बहुत ही जल्दी इंडिया में आ गई। अब किसकी बात करेंगे, अब हम करेंगे फ्रेंच की बात। द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज वॉज फॉर्म्ड इन 1664। जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो कब बनी, 1664 में वो बनी। इट एस्टेब्लिश्ड इट्स हेडक्वार्टर्स एट पुडुचेरी। द कंपनी हैड फैक्ट्रीज एट माहे, चंद्रनगौर, यानम, करैकल एंड अदर प्लेसेस। जो उन्होंने ये सब उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स कहाँ बनाए, पुडुचेरी में बनाए, और जो कंपनी फैक्ट्रीज थी वो कहाँ बनी, इन सारी जगह पे बनी। अनलाइक द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, द फ्रेंच कंपनी, और जो फ्रेंच कंपनी है वो वॉज लार्जली कंट्रोल्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। और ये किससे कंट्रोल होती थी, ये सारी कौन सी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी, पूरे कौन गवर्नमेंट चलाती थी, उसे कंट्रोल किसके में थी, फ्रेंच गवर्नमेंट के। एंड हैवीली डिपेंडेंट ऑन इट फॉर फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट। और पूरी वो जो वो थी कंपनीज, वो किस पर डिपेंडेंट थी, फ्रेंच
गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थी अपने पैसों के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। मिलिट्री सपोर्ट मतलब सुरक्षा। सो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट में आ गई। इन 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको आदेश मिला इंग्लैंड के रूलर से, जो कि कौन थी उस वक्त, क्वीन एलिजाबेथ वन, ग्रांटिंग इन द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। उन्होंने क्या कहा था कि हम सबके साथ इक्वल ट्रेड करेंगे। कहाँ पे, ईस्ट में। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब क्या था कि जो दूसरा भी कोई कंपनी जो ग्रुप होगा, ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई या फिर उससे कंपेयर नहीं करेगा। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस। इस ये जो चार्टर बना था, ये जो उन्होंने प्लान बनाया था, इससे क्या हुआ, जो कंपनीज थी वो इंडिया में आने लग गई। किसके थ्रू, ओशियंस के थ्रू, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट द चीप प्राइस। जो क्या ढूंढ रहे थे वो लोग, वो ढूंढ रहे थे नई नई लैंड जिससे कि वो अपना गुड्स, अपने सामान खुद खरीद सके और उन्हें सस्ते दाम में बेच सके एंड कैरी देम बैक टू यूरोप। और क्या हुआ, वो अपने दाम को यूरोप ले जाएं और हायर प्राइसेस में वहाँ बेच दे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। जो कंपनी थी उसे किसी का भी फियर नहीं था, किसी का भी डर नहीं था कि कौन क्या कहेगा। जो ईस्ट इंडिया इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी है वो तो हमें कुछ नहीं करेगी, उन्हें किसी का कोई डर नहीं था। मर्जेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। एक मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनीज है, उस दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट पर चल रही थी, सो दैट दे कुड बाय। अगर वो प्रॉफिट का मतलब उसके पास काफ़ी पैसे हैं, तो उससे क्या होता था, वो चीप प्राइसेस में अपना सामान ले लेती थी और बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइसेस में वो बेच देती थी। कौन, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज। अब आता है द रॉयल चार्टर, however could not prevent other European powers from entering the eastern markets। एक रॉयल चार्टर था, वो किसी भी यूरोपियन पावर को रोक नहीं पाया ईस्टर्न मार्केट्स में आने से। बाय द टाइम उसे समय क्या हो गया, द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। एक शिप थी, इंग्लिश शिप, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में थी, राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन। उसने क्या किया, इंडियन ओशियन को क्रॉस कर दिया। द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर बेस इन गोवा। और जो पोर्टुगीज थे वो ऑलरेडी क्या कर चुके थे, अपना एस्टेब्लिशमेंट, अपना बसावट अपनी गोवा में ऑलरेडी वो कर चुके थे। इनफैक्ट इट वॉज वेस्को डा गामा। वो कौन था, वेस्को डा गामा, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। कौन थे वो, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, जिसने कि क्या डिस्कवर किया, सी रूट डिस्कवर किया फ्रॉम टू इंडिया। इन कब गया, 1498 में। किसने किया, वेस्को डा गामा, जो कि एक पोर्टुगीज थे, उन्होंने डिस्कवर किया एक सी रूट जो कि इंडिया को जाता है 1498 में। बाय द अर्ली 7th century द डच टू वर एक्सप्लोरर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन। अब हम 17th century में आए तो जो डच थे वो भी एक्सप्लोरर थे, और जो लोग थे वो भी, अब उन्हें सी रूट का पता चल गया तो बहुत सारे लोग इंडिया में आने लग गए इंडियन ओशियन के थ्रू। सून द फ्रेंच ट्रेड अराइव्ड ऑन द सीन। और जल्दी ही क्या हुआ, फ्रेंच जो व्यापारी थे वो भी उस जगह पहुंच गए था। प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टिंग इन बाय द सेम थिंग्स। जो सबसे बड़ी क्या परेशानी थी, अब सब लोग इंडिया पहुंच गए, सबसे बड़ी क्या परेशानी थी कि जो सारी कंपनीज थी वो एक ही चीज़ लेना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं कॉटन और सिल्क की, जो कि कहाँ बनती है, इंडिया में बनती हैं, और वो ले गए थे लोग अपने, तो अब उनके बिग मार्केट कहाँ हो गए, यूरोप में हो गए। पेपर, क्लोव्स, कार्डमोम एंड सिनेमोन टू वर इन ग्रेट डिमांड। ये सब जो स्पाइसेस हैं ये भी बहुत बड़ी डिमांड में थी, लेकिन अब पहले ही लोग ले चुके थे। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज। अब ये जो कंपटीशन है कि मैं लूँगा या मैं लूँगा, तो इससे क्या हुआ, जो प्राइजेस थे, रेट थे इन सब चीज़ों के, वो क्या हो गए, बढ़ गए। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। और इससे क्या हुआ, जो प्रॉफिट उन लोगों को हो रहा था वो भी कम हो गया। द ओनली वाई द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स।
द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि हम छोटे कम दामों पे यहाँ से ले जाएं सामान और वहाँ यूरोप में ज़्यादा दामों पे बेच देंगे। लेकिन जब ये सबको पता चल गया तो इससे क्या होगा, अगर कोई किसी को कुछ चीज़ पता चल जाएगी तो वो लड़ाई करेगा ऑब्वियसली। तो इससे क्या हुआ, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनमें लड़ाई होना शुरू हो गई। थ्रू द 17th and 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स। तो क्या हुआ, वो लोग एक दूसरे की शिप्स को धक्का मार देते थे, मतलब उन्हें कुछ ख़राब कर देते। ब्लॉकेडेड रूट्स, उनका जो रूट था वो भी ब्लॉक कर देते थे, उन्हें परेशान करते थे जिससे कि वो इंडिया ना पहुँच पाए। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। और क्या बंद कर दिया उन्होंने, शिप्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर दिया, जिसमें कि क्या थे, वो शिप्स में ही तो अपने सामान रख के ले जाते थे, तो वो भी बंद हो गया। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। जो व्यापार था वो किसने संभाल लिया, आर्म्स ने। और जो ट्रेडिंग पोस्ट थे वो सब किसके लिए कहाँ चले गए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि कोई और अदर कंपनी यहाँ ना आ सके। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened. जो ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स थे और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था, ये सब क्या हो गया, ये सब अब लड़ाई में बदल गया। अब लोकल रूलर्स भी लड़ाई करने लग गए कंपनी से कि हमें ये क्यों नहीं चाहिए, हमें दो, ये दो। तो ये क्या हो गया, ये परेशानी वाला दृश्य हो गया कि अब हम क्या कैसे करें, तो ट्रेड को सेपरेट करना मुश्किल हो गया। तो अब देखते हैं क्या कैसे हुआ। तो अब होता है चेंजिंग नेचर ऑफ फंक्शंस एंड फ्लैग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समटाइम्स रिफर टू एज जॉन कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कभी कभी हम उसे क्या कह देते हैं, जॉन कंपनी। वॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसने कैसे ज्वाइन कर लिया, स्टॉक कंपनी को, विच वॉज ग्रांटेड एन इंग्लिश रॉयल कैरेक्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन दिसंबर 31, 1600 टू ट्रेड इन इंडिया। जो जॉइन कंपनी थी वो उसने किससे ज्वाइन कर लिया, स्टॉक कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जो कि किससे ग्रांटेड थी, मतलब किससे बनी हुई थी, उसका चार्टर, रॉयल चार्टर कौन था, क्वीन एलिजाबेथ 1, जो कि कब बनी, 31 दिसंबर 1600। वो लोग क्या चाहते थे, इंडिया में व्यापार करना। The company is in due course of time transferred itself from trading to ruling India as it acquired military functions। जो कंपनी थे वो समय के अनुसार वो क्या चाहते थे, उन्होंने अपने आप को कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया, अब इंडिया में ही वो रहने लग गए, जिससे कि ट्रेडिंग भी आसानी से हो जाए और अपनी मिलिट्री के साथ, मतलब अपने आर्म्स फोर्सेस के साथ। इट्स रूल केम टू एन एंड इन 1858 व्हेन इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब ये जो रूल था, ये जो सबको अपने अपने चला रहे थे, ये सब बंद हो गया 1858 में। क्यों, कैसे बंद हो गया, तो अब जो इंडिया था वो पूरा ही ब्रिटिशर्स का हो चुका था। इट्स फ्लैग ऑल्सो अंडरवेंट चेंजेस। और जो इंडिया का फ्लैग, जो उनका फ्लैग था, उसमें भी कुछ चेंजेस आए। द कंपनीज फ्लैग इनिशियली हैड फ्लैग ऑफ इंग्लैंड। जो कंपनी का फ्लैग था वो किसका था, एक्चुअली वो किसका फ्लैग था, इंग्लैंड का फ्लैग था। द सेंट जॉर्ज क्रॉस इन द कॉर्नर, जिसमें क्या था, सेंट जॉर्ज थे, वो कॉर्नर में क्रॉस कर रहे थे। यहाँ तक हमने आपको रीडिंग करा दी थी। नेक्स्ट पार्ट में हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरू करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ओके, सो आप रेडी रहिएगा। अभी यहाँ तक आपको खुद पढ़ना है पूरा चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें काफ़ी बैटल्स आएंगे, बैटल ऑफ प्लासी आएगा, काफ़ी कुछ आएगा इसमें, कार्नेटिक वॉर विद मराठास, मैसूर मराठास, इसमें काफ़ी कुछ अलग अलग डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, काफ़ी कुछ आएगा। तो आपको ये सब याद रखना है, जो कि आगे जाके आपका काम आएगा। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो आपको भी यहीं तक रीडिंग करनी है। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।